सो हे गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम बात करने वाले हैं एक और लैंडमार्क जजमेंट के बारे में, क्योंकि इस वाले चैनल पे आपको प्रॉपर एक सीरीज़ चलती हुई मिल रही है जहाँ पर हम लैंडमार्क जजमेंट के बारे में बात कर रहे हैं। तो आज हम एक दूसरे केस के बारे में बात करेंगे, विच इज़ मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। 1980 का केस है, एक लैंडमार्क जजमेंट है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ में। आप लोगों के एंट्रेंस एग्जाम लेवल पे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके बाद भी आपका जब यूनिवर्सिटी में एंटर करोगे तब भी बहुत इंपॉर्टेंट केस लॉ की तरह ये आता है मिनर्वा मिल्स केस। तो इस वाले केस को करते हैं, बहुत शॉर्ट में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हमें एंट्रेंस लेवल तक फोकस करना है। और उसके बाद तो अगर आपको बेसिक नॉलेज डेवलप करनी है तो आपको इस वीडियो से हो जाएगी। उसके बाद आपको फर्दर जब इसको और पढ़ना पड़ेगा तो वो प्रॉपर आपको केस मैट से पढ़ने को मिलेगा। ओके, अभी हम देखते हैं मिनर्वा मिल्स केस में होता क्या है। तो मिनर्वा मिल्स केस में अगर आप देखो तो हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं अब तक। मतलब जब हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट को देख रहे हैं, आपका शंकरी प्रसाद आया, सज्जन सिंह आया, फिर आपका गोलकनाथ आया, आपका केशव नंदा आया। तो इस ऐसे करके काफ़ी सारे केस लॉज, काफ़ी सारे केसेस आए। और अभी हमने रिसेंट में बात की थी मेनका गांधी की। अब हम आते हैं मिनर्वा मिल्स केस पे। इस वाले केस में बेसिकली केशव नंदा का जो जजमेंट है, जो आपका बात करता है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में, यहाँ पर इसको और फर्दर इलेबोरेट किया गया। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन किया गया कि क्या होता है, मतलब क्या क्या चीज़ें आपके बेसिक स्ट्रक्चर में ऐड होंगी। दूसरा एक और पॉइंट जो यहाँ पर देखा गया वो था रिलेशनशिप स्टेब्लिश की गई बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी। क्योंकि यहाँ पर हम इस वाले केस में क्या हुआ था, इस वाले केस में आपको एक ग्लिप्स बताती हूँ। इस वाले केस में क्या होता है, यहाँ पर जो आपका डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, इसको हाई मतलब इसको ज़्यादा वैल्यूएबल कहा गया रेदर फंडामेंटल राइट को। जबकि कोर्ट ने यहाँ पर इस वाले पॉइंट को पकड़ते हुए बोला कि जब भी हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करते हैं तो ये दोनों ही हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का क्या मतलब होता है? हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है कि अगर आप कभी भी कोई लॉ एस्टेब्लिश कर रहे हो जहाँ पर ऑलरेडी एक और चीज़ है, मतलब दो लॉ है यहाँ पर, और वहाँ पर आपको दोनों में कुछ कॉन्फ्लिक्ट लग रहा है, फिर कुछ ऐसा लग रहा है जो कि प्रॉब्लमेटिक है, तो वहाँ पर हम उन दोनों को इक्वली हम करने के लिए वहाँ पे एक हार्मोनियस अप्रोच डालते हैं, सो दैट हमें उसका एक कोई लॉ भी वायलेट ना हो और हमें इसको प्रॉपरली हम इसको इम्प्लीमेंट भी कर लें। तो कोर्ट ने इस वाले जजमेंट में एक छोटी सी चीज़ ये कही कि यहाँ पर अगर हम फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी की बात करते हैं तो यहाँ पर कोई भी इन दोनों में से कोई भी हम ये नहीं बोल सकते कि फंडामेंटल राइट सुप्रीम है, डीपीएसपी सुप्रीम नहीं है, या फिर डीपीएसपी सुप्रीम है, फंडामेंटल राइट सुप्रीम नहीं है। हम ऐसा नहीं बोल सकते। दोनों ही इक्वल बैलेंस में आते हैं। ये चेक एंड बैलेंस बोला जाता है कि हाँ, इन दोनों को एक दूसरे को देखते हुए काम करना है। हम ये नहीं कर सकते कि फंडामेंटल राइट को डालते हुए हम डीपीएसपी को वायलेट कर दें, फिर डीपीएसपी के कोई लॉ को बनाते हुए, डीपीएसपी के अंदर कोई लॉ को बनाते हुए, कोई पॉइंट को बनाते हुए हम फंडामेंटल राइट को कर दे, तो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। तो वो चीज़ यहाँ पर बोलेगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट यहाँ पर अच्छा मिनर्वा मिल्स केस को थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि जो मिनर्वा मिल्स केस होती है वो काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही होती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो होती है उसके ऊपर इंक्वायरी करते हैं, तो इस इंक्वायरी से रिपोर्ट आता है कि हमें मिनर्वा मिल्स को गवर्नमेंट के अंदर कर देना चाहिए। तो गवर्नमेंट एक एक्ट निकालती है जो कि है सिख टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट 1974, और इस वाले एक्ट के अंदर मिनर्वा मिल्स केस को मिनर्वा मिल्स जो है उसको हम लोग मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो उसको अपने अंडरटेक में ले लेती है। ठीक है, इसी को यहाँ पर फाइनली चैलेंज किया जाता है बाय द पटिशनर, और कहते हैं कि ये वाला जो एक्ट है ये हमारे फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है। हमारा क्या कहते हैं, जो आपने अमेंडमेंट जिस अमेंडमेंट के थ्रू जो गवर्नमेंट है वो इसको ला रहा है, वो अमेंडमेंट ही मतलब वो जो आपका एक्ट है, वो जो आपका ये जो एक्ट है, इसी को उन्होंने वायलेट करने को, मतलब इसी को वो कहा कि वायलेटिव है हमारे फंडामेंटल राइट को और बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म कर रहा है। ठीक है, ये चीज़ बोलेगी। उसके बाद यहाँ पर इन्होंने जो 42nd अब तक, क्योंकि हमने देख लिया 1980 के पास में हम, तो 1980 में क्या है, 1980 से पहले आपको 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ चुका है, जिसके अंदर एक वाइडर चेंज किया गया आपके कॉन्स्टिट्यूशन में, और इन शॉर्ट हम उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया था। तो उसमें बेसिकली दो चीज़ें ऐसी हैं कि आर्टिकल 368 के अंदर दो क्लॉजेज ऐड किए गए, क्लॉज 4 और क्लॉज 5, इन दोनों को यहाँ पर चैलेंज किया गया। और 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का आई गेस सेक्शन 4 और सेक्शन 55, इन दोनों को भी यहाँ पर चैलेंज किया गया। बट हमारा जो मेन कंसर्न होगा इस वाले केस के लिए और आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए क्या, कि जो हमारा आर्टिकल 368 है उसमें आपका जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है वो क्या है। तो क्लॉज 4 जो है वो बात करता है कि कोई भी लॉ निकाला जाता है गवर्नमेंट के थ्रू तो वो आपको जुडिशियल रिव्यू आप नहीं कर सकते हो। ठीक है, मतलब वो जो है उसको आप सेव करोगे, उसको अगर गवर्नमेंट लेकर आए तो गवर्नमेंट के पास पावर है। और आपका 5 जो बोलता है वो उस पावर को सेव करने की बात बोलता है और कहता है कि गवर्नमेंट के पास अनलिमिटेड पावर है
अगर हम इस चीज़ में देखते हैं, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग्स में जो सिक टेक्सटाइल अंडरटेकिंग नेशनलाइजेशन एक्ट है, इसको 9th शेड्यूल के अंदर डाल दिया गया। अब 9th शेड्यूल कब आया था? 9th शेड्यूल आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1951 में आया था, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंग्स में यहाँ पर इन दोनों को, ये 4 और 5 क्लॉज ये बोलते हैं, इन दोनों को यहाँ पर क्वेश्चन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ही क्वेश्चन किया गया। ओके, देन हमारे पास जो नेक्स्ट है वो बोला जाता है कि उन्होंने कहा कि भाई देखो ये, तो कोर्ट ने एट द एंड ये बोला कि देखो भाई, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के पास, सॉरी, पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेड पावर, हम उसको अनलिमिटेड पावर की तरह नहीं देखेंगे कि हाँ देखो, जब हम केशव नंदा की बात करते हैं तो वहाँ पर हम बोलते हैं कि देखो जो आपका पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर है, बट वो बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकती है अनटिल और अनलेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो। मतलब बेसिक स्ट्रक्चर आप चेंज ही नहीं कर सकते, ऐसा बोला जाता है इस वाले केस में। मतलब आप केशव नंदा में बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं किया जा सकता, वो बोला जाता है केशव नंदा भारती के केस में। तो मिनरवा मिल्स में भी कुछ ऐसी चीज़ को बोला जाता है और कहा जाता है कि पार्लियामेंट के पास एक लिमिटेड पावर, हम उसको अनलिमिटेड पावर नहीं दे रहे हैं, ठीक है। एक नेगेटिव पॉइंट क्रिएट करता है। और यहाँ पर ये कोर्ट यही बोलती है कि हम जो फंडामेंटल राइट यहाँ पर इन लोगों ने, क्योंकि कोई भी राइट है उसके पीछे अगर कोई भी राइट मिलता तो वो कोई भी राइट है वो उसके पास रेमेडी जरूर होनी चाहिए। अगर वो वायलेट हो रहा है तो उसके लिए एक रेमेडी होनी चाहिए, ये बोला जाता है। जो आपका पार्लियामेंट है उसके पास अनलिमिटेड पावर नहीं है। और जो आपका क्लॉज 4 और क्लॉज 5 है, यही बोला गया है। क्लॉज 4 में ये बोला गया कि जो आपका गवर्नमेंट है वो उसका जुडिशियल, उसका जो भी लॉ निकालता है जुडिशियल रिव्यू नहीं हो सकता। तो कोर्ट ये बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, जुडिशियल रिव्यू हर एक पॉइंट का हो सकता है। आप अपने आप को अनलिमिटेड पावर नहीं दे सकते, ठीक है। और लास्ट में यही बोला जाता है कि जो फंडामेंटल राइट है, जो फंडामेंटल फीचर है जुडिशियल रिव्यू, अब आपके जो क्वेश्चन पेपर में जो आ सकता है वो क्या है, वो ये कि जुडिशियल रिव्यू को कौन से केस में फंडामेंटल राइट और बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बोला गया। तो मिनरवा मिल्स केस, ये जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया था जुडिशियल रिव्यू कौन से केस में बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बना, तो वो आपका मिनरवा मिल्स का केस था। तो ये आपका जो है बेसिकली इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट है। तो यही बोला गया कि जुडिशियल रिव्यू जो है वो आपका बेसिक स्ट्रक्चर का कॉन्सेप्ट है। इसको डिस्कस किया गया था बाय HR खन्ना, जो कि आपके केशव नंदा के केस में किया गया था, बट इसको इलाबोरेट डिस्कशन जो है वो इस वाले केस में हुआ है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ समझ आई है। आपके एंट्रेंस एग्जाम में इस पूरे वीडियो में सिर्फ सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जुडिशियल रिव्यू को बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट मिनरवा मिल्स वाले केस में बनाया गया था, जो कि 1980 का केस है। ओके, सो इस वाले वीडियो में आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी, क्योंकि काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पर। और आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि आर्टिकल 368 में जो क्लॉज 4 और क्लॉज 5 ऐड किया गया है वो क्या है, ठीक है। और ये भी बोला गया है कि जो भी कोई फंडामेंटल राइट और जो DPSP है वो हम हारमोनियसली अप्लाई करेंगे। हम किसी को ये नहीं बोलेंगे कि जो आपका DPSP है वो ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा, फिर फंडामेंटल राइट को ज़्यादा प्रिविलेज दिया जाएगा। ओके, सो आई होप आपको ये वाला केस आपको समझ आया होगा। जो भी डाउट है आप इसको कॉमेंट कर सकते हो और आप टेलीग्राम पे ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं और किसी वीडियो में। टिल देन बाय।